आज का टॉपिक होगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। देखिए बाबू, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। डिफिनीशन लूसेंट में लिखा हुआ है, हम जो बोल रहे हैं सिर्फ उसको समझिएगा। वृत्ताकार पथ, तो ये क्या दिख रहा है, वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु जो है मोशन कर रहा है, यानी गति कर रहा है। इस वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति कर रहा है तो इस वस्तु के गति को ही हम लोग क्या कहेंगे, वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति यानी वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब समझिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात और है कि जब यह वस्तु एक समान चाल से गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से घूमती है, एक समान, ठीक है, यूनिफॉर्म। एक समान का मतलब क्या हुआ बाबू, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, तो यदि यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगी तो इसके चाल को, इस वस्तु के चाल को, जैसे ये घूमते इधर से यहाँ गया फिर से, और यदि इसका चाल क्या रहा, यूनिफॉर्म रहा, तो इस गति को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखिए, सर्कुलर पाथ पर यानी वृत्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु यदि मोशन करेगा, कोई भी वस्तु गति करेगा, तो क्या देख रहे हैं, चूंकि सर्किल में एवरी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। वृत्ताकार पथ पर जो पथ होता है उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है बाबू, चेंज होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वृत्ताकार, है ना, वृत्तीय गति जो होता है वह त्वरित गति होता है। वृत्तीय गति क्या होता है, त्वरित गति होता है। और यही चीज आपको रटना है, वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, एक त्वरित गति है, एक त्वरित गति है। तो त्वरित गति क्यों है, त्वरित गति क्यों है, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर गति का दिशा बदलता है। क्या होता है बाबू, बदलता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर गति का दिशा क्या होता है, बदलता है। याद रखना, जब दिशा बदलेगा, दो चीज, त्वरण उत्पन्न होने का दो कंडीशन, त्वरण उत्पन्न होने का दो कंडीशन। पहला, आपका स्पीड जो है वो बढ़े या घटे, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा तब त्वरण उत्पन्न होगा, यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। और दूसरा, डायरेक्शन चेंज होगा, दूसरा डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा तब भी त्वरण उत्पन्न होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब भी त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है मेरे भाई, ये कंडीशन था आपका। तो ये हो गया वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। अब आगे समझिए, इसके बाद है सेकेंड टॉपिक आज का, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग समझो।
एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कोणीय वेग। क्या चीज है कोणीय वेग? समझिए समझिए, कोई सर्कुलर पाथ है, समझना बाबू, कोई सर्कुलर पाथ है। ये क्या है? सर्कुलर पाथ है ना, ये है सर्कुलर पाथ। और यहाँ पे एक कण कण बोलिए या वस्तु बोलिए, यहाँ पे एक कण है या वस्तु, कण या वस्तु, पार्टिकल या वस्तु, ठीक है। तो इस सर्कुलर पथ पे, सर्कुलर पाथ पे एक कण जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है। तो इस पथ के केंद्र से, इस सर्कुलर पथ के केंद्र से इस कण को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, सर्कुलर पथ के केंद्र से, सर्कुलर पथ के केंद्र से इस कण को मिलाने वाली रेखा, मान के चलो कि 1 सेकेंड में इतना दूर गया है ना, 1 सेकेंड में मान के चलिए कि इतना दूर गया। तो अब ये लाइन जो है इस तरह से ड्रा होगा, माने ये इसका पोजीशन इस तरह से हो गया, इसका पोजीशन इस तरह से हो गया। तो जितना एंगल ये घूमा, मान के चलिए थीटा एंगल घूमा, ठीक है, ये थीटा एंगल घूमा, तो 1 सेकेंड में इस लाइन के द्वारा जितना एंगल कवर किया जाएगा उस कण को, उसी को इस कण का क्या बोलेंगे? कोणीय वेग बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे तब समझ में आएगा। किसी वस्तु, किसी, या ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ के केंद्र से उस कण को मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण बनाएगा उसे उस कण का कोणीय वेग कहेंगे, ठीक है बाबू। स्मार्ट बोर्ड रहना था, सब चीज लिखा रहता, नहीं, हमको सिर्फ समझाना रहता। चलिए देखिए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ के केंद्र से, वृत्ताकार पथ का केंद्र क्या हो गया? ये हो गया। तो वृत्ताकार पथ के केंद्र से उस कण को मिलाने वाली रेखा, ये कण है, इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गया रेखा। 1 सेकेंड में इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया। तो 1 सेकेंड में जितना कोण बनाएगा, 1 सेकेंड में थीटा कोण बनाया, 1 सेकेंड में थीटा कोण बनाया, तो उसे ही उस कण का क्या बोलेंगे? कोणीय वेग बोलेंगे। समझ में आ गया होगा नहीं? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर मोशन करती है तो उस पथ के सेंटर से उस कण को मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना एंगल फॉर्म्ड करेगा उस एंगल को ही हम लोग उस कण का कोणीय वेग कहेंगे, ठीक है। अब समझिए, यहां से निकल के आया ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा टी, चूंकि एंगल बना रहा है थीटा और टाइम कुछ लेगा। अब यहाँ पे टी 1 सेकेंड है, हो सकता है कुछ भी टी टाइम हो, माने कोई कण सर्कुलर पाथ पे मान के चलो यहाँ से स्टार्ट किया और टी सेकेंड में वो थीटा एंगल बनाया, तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? थीटा को टी से डिवाइड करेंगे,
थीटा को टी से डिवाइड करेंगे और ये ओमेगा ही क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, याद रखना, रट जाना, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। थीटा ई एंगल जो है रेडियन में है, एंगल किस में है बाबू, थीटा का मतलब रेडियन में, टाइम किस में है, सेकेंड में है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे समझते हैं। बगल में हम लिख देते हैं ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। अब समझना, मान के चलिए, एज्यूम करते हैं कि कोई कण जो है 1 सेकेंड में, कोई कण इस सर्कुलर पाथ पर 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। तो बताइए कि वह कितना एंगल फॉर्म किया। 1 सेकेंड में यदि कोई कण n चक्कर लगाता है तो कितना एंगल फॉर्म्ड किया। ठीक है, कंप्लीटेड एंगल बताइए तो, यानी कितना एंगल फॉर्म किया, टोटल कितना कोण बनाया बताइए। 1 सेकेंड में यदि कोई कण n चक्कर लगाता है, समझिए बात को, बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में कोई वस्तु जो है n चक्कर लगाता है, 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है, तो बताइए उसका कोणीय वेग कितना होगा, यानी ओमेगा कितना होगा बाबू। तो बताए थे 1 सेकेंड में जितना एंगल फॉर्म करेगा, अब n चक्कर लगा रहा है, तो बताइए एक कण यदि घूम करके यदि यहाँ आ जाएगा, मतलब एक चक्कर में कितना एंगल फॉर्म करेगा, 2 पाई करेगा, एक चक्कर में 2 पाई करेगा, और टोटल कितना n चक्कर लगा रहा है। तो कोणीय वेग उसका क्या हो जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा। कोणीय वेग कितना हो जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा। अब बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड y एन ऑब्जेक्ट, समझिए इधर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड y एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड y एन ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए एक कण जो है एक चक्कर घूमता है तो 2 पाई एंगल फॉर्म करता है। कोई कण एक पूरा सर्किल घूम जाएगा तो एंगल की बात करेंगे तो पूरा कितना घूमेगा, 360, यानी 2 पाई, डिग्री में 360 और रेडियन में 2 पाई। तो 2 पाई एक चक्कर में, तो n चक्कर में 2 पाई गुना n हो जाएगा, और वही क्या होगा, कोणीय वेग हो जाएगा। लेकिन यदि वही ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे कि वह कितना ये सर्कुलर पाथ पर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, और यदि हमको उसका रेडियस दे दे कि भैया सेंटर से उस कण को मिलाने वाली जो रेखा है उसका रेडियस क्या है, r है, यदि हमको रेडियस पता रहेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बाबू, एक बार पूरा घूमने में 2 पाई r के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। आपको पता है सर्किल का परिधि का फॉर्मूला, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई r, यानी कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। और कोई भी कण यदि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके परिधि के बराबर ही वह एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक चक्कर में 2 पाई r, तो n चक्कर में गुना n हो जाएगा। ठीक है, अब समझना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट कितना सेकेंड, ये तो हम इन 1 सेकेंड ही निकाल रहे हैं ना, इन 1 सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड क्या कहलाता है, ये तो लीनियर वेलोसिटी भी कहलाता है ना, लीनियर वेलोसिटी, इसी चीज को तो हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, इसी चीज को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, यानी कि रेखीय गति। ठीक है बाबू, रेखीय गति। अब इसी चीज को हम 2 पाई n यहाँ कर दो, रेडियस को इधर कर दो, तो क्या दिक्कत है,
आई 2πn क्या था, ओमेगा के बराबर था, तो इसको ओमेगा कर दो इंटू आर। रेखीय गति को भी से डिनोट करते हैं, ये ओमेगा हो गया इंटू आर हो गया। यानी दूसरा फॉर्मूला निकल के आया v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, यानी रेखीय गति इक्वल टू कोणीय गति अगुना रेडियस। रेखीय गति इक्वल टू कोणीय गति गुना रेडियस। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। चलिए आगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बताइए न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, समझना बाबू, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या है यही पूछ दिया जाता है कि न्यूटन का पहला लॉ क्या है। तो समझो बाबू, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगा। यानी जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, या जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर एक समान चाल से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तो वह एक समान गति से चलती रहेगी। कब तक ऐसा करेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा। यही है पहला लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, सीधी रेखा पर एक समान गति से गति कर रही है तो वह एक समान गति से गति करते रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, हमारे सिंपल लाइफ में भी वही होता है। कोई बच्चा तब तक टीवी देखते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। यानी उसके मम्मी या डैडी आके उसको थपाथप नहीं करेंगे ना, जब तक चाटा नहीं लगेगा, ढबाढब नहीं करेगा, तब तक वो बच्चा टीवी देखना बंद नहीं करेगा। मतलब हमारे सिंपल लाइफ में यही चीज़ है कि कोई भी चीज़ हो, जैसे उसको छोड़ दीजिएगा वैसे ही कैले रहेगा। ठीक है, वैसे ही कैले रहेगा वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो चलिए वही है। अब मेन पॉइंट क्या याद रखना है, तो न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम, उसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहला नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूटन का जो पहला गति का नियम है वह बल की परिभाषा देता है। वह किसका परिभाषा देता है? बल की परिभाषा देता है। कहिएगा कैसे? तो हम बोलेंगे कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को, जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को या प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। ठीक है, बल वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु के इनिशियल स्टेज को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब समझिए जड़त्व का कुछ उदाहरण, जड़त्व का कुछ उदाहरण समझते हैं। तो जड़त्व का उदाहरण क्या है मेरे भाई, बताओ। अब जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, तो ये अभी रेस्ट में है, मान के चलो अभी रेस्ट में है। जब ये अचानक से स्टार्ट होगा तो इसमें जो आदमी बैठे होंगे क्या होगा, पीछे की तरफ झुक जाता है, पीछे की तरफ झुकेगा, है ना। स्थिर से जब गाड़ी चलेगा आगे तो आदमी झुकेगा पीछे। उसी तरह से गाड़ी मोशन में है, यदि अचानक से रुकेगा तो आदमी गिरेगा आगे, ठीक है, आदमी गिरेगा आगे। यानी जब कोई रेलगाड़ी या गाड़ी अचानक से चलता तो आदमी पीछे की तरफ झुकता है। जैसे अभी बैठा हुआ है, खड़ा है मान के चलो, और गाड़ी आगे गया तो आदमी पीछे झुकेगा। अब खड़ा है और गाड़ी चल रहा है स्पीड में, अचानक से ब्रेक लगाएगा तो आदमी ऐसे करेगा, नहीं आगे झुकेगा। तो ये किसके वजह से, ये जड़त्व के वजह से, ठीक है। और जड़त्व का नियम क्या है भाई, जड़त्व का नियम भी यही कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है ना उसी अवस्था में रहना चाहेगा। यदि स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, और यदि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तब मान के चलिए कि हम रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं तो हमारा पूरा बॉडी स्थिर है, ठीक है। अचानक से गाड़ी चल दिया, हमारा बॉडी तो भाई स्थिर है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो हम पीछे की तरफ झुक जाते, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी तो स्थिर अवस्था में था। और गाड़ी चल गया तो नीचे वाला पोर्शन आगे हो गया, ऊपर वाला पोर्शन स्थिर था तो पीछे हो गया, ठीक है। जो आप आगे जाते हैं तो आपका सर पीछे झुकता है। उसी तरह से गति में है तो आपका पूरा बॉडी धीरे धीरे गति में आ गया, अचानक से वो रुकेगा तो हमारा नीचे वाला तो रुक जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन अभी भी गति में रहेगा। यही है जड़त्व, ठीक है। वही नहीं, कंबल है, गंदा है, तो क्या करते हैं, उसको सीधा पकड़ते हैं, डंडा से ढप 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 करते हैं, तो उसमें जो आपका गंदगी रहता है, डस्ट रहता है, सारा का सारा जमीन पे झड़ जाता है, ठीक है। चूँकि उसके जो स्थिर अवस्था है उसको तो आप वाइब्रेट कर दिए, चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना धरती के पास, तो धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे सब झड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जड़त्व का एग्जाम्पल। तो याद रखना, न्यूटन का पहला नियम जो है, न्यूटन का पहला नियम बल की परिभाषा देता है, ठीक है, बल की परिभाषा देता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद समझना है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके पहले हम लोग संवेग समझेंगे, उसके पहले हम लोग संवेग समझेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग संवेग समझेंगे। संवेग, संवेग क्या है? संवेग का अंग्रेजी होता है मोमेंटम, मोमेंटम। संवेग का अंग्रेजी होता है मोमेंटम। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है जो किसमें दिशा होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है बाबू, दिशा होता है, डायरेक्शन होता है संवेग में। और संवेग को P से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। और फॉर्मूला होता है P इक्वल टू M इंटू भी, P इक्वल टू M इंटू भी। M का मतलब मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और V का मतलब होता है स्पीड, यानी कि वेलोसिटी, है ना। इसको वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ही लिखते हैं ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वेलोसिटी से गुना करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वेलोसिटी से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, संवेग। और संवेग क्या है, संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसी संवेग पर आधारित है आपका न्यूटन का दूसरा नियम। नियम किसका, न्यूटन का। न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है इसी संवेग पर आधारित है, इसी संवेग पर आधारित है, ठीक है। क्या है भैया न्यूटन का दूसरा लॉ, समझिए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम का
न्यूटन के गति के नियम का दूसरा नियम है ना, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है ना। देखिए ये कहता है किसी वस्तु में उत्पन्न संवेग है ना, किसी वस्तु में उत्पन्न संवेग है ना, उत्पन्न संवेग उस पर लगे एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कोई मान के चलो ये वस्तु है, इसका मास m है, इस वस्तु का मास m है ठीक है, इस वस्तु का मास m है, इस पे हम फोर्स लगा दिए F, इस पे हम फोर्स लगा दिए F। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान के चलो पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो हो सकता है फोर्स लगाने की वजह से अब इसका स्पीड क्या हो, 20 मीटर पर सेकेंड हो। यदि फोर्स कस के लगाएंगे माने धक्का देंगे तो स्पीड जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इसमें उत्पन्न होगा क्या, एक्सेलरेशन। उत्पन्न होगा क्या, एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स जो है जितना आप बढ़ाओगे ना एक्सेलरेशन उतना ही बढ़ेगा, यानी फोर्स एक्सेलरेशन के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। F जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और इसका दिशा भी फोर्स के डायरेक्शन में होता है। इसका दिशा भी क्या होता है, फोर्स, यानी आप जिधर फोर्स लगा रहे हो एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में उत्पन्न होता है, यानी संवेग जो है उसी दिशा में उत्पन्न होगा। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट चीज कौन सा है, तो मास है। वस्तु पे भी, इस वस्तु का भी मास m ही है, फोर्स लगाने के बाद वस्तु का वेट जो है सेम ही रहेगा, m ही रहेगा। तो यहाँ से यदि हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल लेंगे, और कांस्टेंट टर्म है m, यही इसका फॉर्मूला आ जाएगा, F इक्वल टू m इंटू ए। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। F इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, ma होता है। ठीक है, F इक्वल टू ma। याद रखना है न्यूटन का जो दूसरा नियम है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है, ठीक है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बल के व्यंजक यानी बल का फॉर्मूला देता है। ठीक है, क्या देता है न्यूटन का दूसरा नियम, बल का फॉर्मूला देता है, यानी बल का व्यंजक निकालता है। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम बल का परिभाषा देता है, न्यूटन का दूसरा नियम बल का व्यंजक देता है, और न्यूटन का जो पहला लॉ है ना वो दूसरा लॉ का ही अंग है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ का ही हिस्सा है। ठीक है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया, ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब समझिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, समझना फिर से, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत बिल्कुल किंतु बराबर, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के विपरीत किंतु बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के विपरीत किंतु बराबर, विपरीत होगा लेकिन बराबर होगा, विपरीत होगा लेकिन बराबर होगा। क्या, क्रिया के विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है लेकिन बराबर। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप देखो, आप गोली चलाते हो तो गोली आगे भागेगा, और जितना वो फोर्स से आगे भागेगा ना, बंदूक जो है आप पर उतना ही पीछे की तरफ धक्का देगा। ठीक है, ये है
तीसरा ला का एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे रॉकेट उड़ता है तो वो न्यूटन के तीसरे लॉ के कंसेप्ट पे उड़ता है। जहाज उड़ता है, ठीक है, जहाज को तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ थर्ड लॉ ही काम नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे, क्योंकि वहाँ पे पंखा भी घूम रहा है ना, तो उसके वजह से भी ऊपर उठता है। लेकिन रॉकेट का उड़ान जो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे है, ठीक, समझ में आया। आप बॉल को दीवार पे मारते हो तो रिवर्स होता है, जितना फोर्स से आप मारोगे उतना ही फोर्स से रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ सब बता दिया। अब इसको क्या करना है आपको कि एक बार लूसेंट उलटना है, एक बार रिवाइज करना है, फिर मेरी बातों को रिकॉल करना है, फिर देखना वो सारी बातें आपको याद हो जाएगी। आज हमने फॉर्मूला भी बताया कोणीय वेग का, ठीक है, कोणीय वेग का क्या बताया, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, वी इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब रेखीय गति इक्वल टू कोणीय वेग गुना में रेडियस, ठीक है भाई। बस इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।